नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बजट का वो समय आ गया है और बजट पे मैं एक यहाँ पर कन्फेशन कर दूं, एक अपनी बात आपको रख दूं। दरअसल जब भी बजट आता है तो उसके आसपास 10-15 ऐसे शब्द आ जाते हैं जो भयभीत कर देते हैं। जरा समझ में नहीं आता कि ये क्या है, तो जल्दी जल्दी होमवर्क करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है दोबारा समझने के लिए कि थोड़े से इंटेलिजेंट दिखें टीवी पर आप लोगों के सामने। लेकिन मोटी मोटी बात यह है, मजाक अगर अलग भी रख दें, कि ये बजट इस बार का जो होने वाला है 1 फरवरी को, जो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं जो पेश करेंगी, प्रस्तुत करेंगी, वो बड़ा अहम बजट होगा। हर बजट अहम होता है, ये कुछ ज्यादा। वो इसलिए क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। इसके बाद एक बजट होता है, उसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। वो फुल फ्लेजेड बजट नहीं होता, छोटा बजट होता है। तो इस बजट में ऐसा क्या होगा जो कि सरकार को चुनाव में लेकर के जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको उस कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। लोग जज करेंगे कि आपने कितना पैसा कैसे खर्च किया, और अगर नहीं किया तो उसके परिणाम क्या होंगे। क्या ये बात हावी रहेगी बजट में? बजट में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक तो मिडिल क्लास की हमेशा ही ये उम्मीद रहती है, वो दिल मांगे मोर वाली बात होती है कि भाई टैक्स कम कर दो, जॉब्स के लिए कुछ एक ऐसी कुछ प्रावधान हो कि नौकरियां और हो जाएं। इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस बजट पर नज़र बनाए रखेंगे कि ग्रीन एनर्जी, ईवी, जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको लेकर के क्या रणनीति होने जा रही है, नई ट्रेनें कौन कौन सी चलेंगी, और जो स्कीम रहती हैं, वेलफेयर स्कीम्स, जिनको लोग अक्सर समय अनुसार और स्वाद अनुसार कभी रेवड़ी कह देते हैं, कभी वो लोक कल्याण स्कीमें हो जाती हैं, उनके लिए कितना बजट में प्रावधान होगा। ये सारे कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब लेने के लिए आइए सीधे चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास और राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोगों के पास भी, कि वो किस तरीके से देखते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान का, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा बजट 2023 मिशन 2024। क्या ये होने वाली है इस साल के बजट की थीम, बजट 23 मिशन 24। सबसे पहले अंशुल अभिजीत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, इकोनॉमिस्ट, यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। विजय मेहता, फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, सीईओ हैं मेफकॉम कैपिटल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश शर्मा, बीजेपी नेता हैं और फॉर्मर नेशनल कन्वीनर हैं सीएसएल के, भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर अमीरुल्लाह खान, प्रोफेसर हैं आईएसबी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर खान। शो का फॉर्मेट, सब लोगों को अपनी बात रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। तो अंशुल जी, पहले आपसे शुरू करते हैं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, वित्त मंत्री जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, अर्थव्यवस्था भारी संकट में है और एक समाधान की ज़रूरत है। सियासत को अलग रख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बेरोज़गारी है, मुफलिसी है, यहाँ पर एक तरह से जो असंगठित क्षेत्र है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, तो उसकी मरम्मत की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, और निम्न मध्यम वर्ग जो है वो उपेक्षित है, मायूस है, महरूम है। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं वित्त मंत्री जी के सामने। अब तक मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं 1 सेकंड के लिए, और ये कहना चाहता हूं कि अब तक जो सरकार की नीति रही है वो ये रही है कि गरीब आदमी की जेब से कैसे पैसा निकाले और अमीर आदमी को कैसे दें। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहे हैं पेट्रोल के, आप जीएसटी बढ़ाते रहे हैं जो वस्तुएं हैं उनकी, आप जो जन कल्याण योजना है वो कम करते रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं ये समझ के कि और निजी निवेश होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बहुत सारी सहायता दे रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को। तो ये उनकी नीति रही है, यहां से हटना पड़ेगा। हमारी क्या मांग है, हमारी क्या उम्मीदें हैं संकेत? मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। यहाँ एक सुझाव था कि उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल 1 ही मिनट करते हैं। आप अपने सुझाव दे दीजिएगा, इसके बाद जब आएंगे प्रोफेसर कुमार। देखिए, जो बजट होता है वो बताता है कि इस साल क्या परफॉर्मेंस रही अर्थव्यवस्था की और परेशानियां क्या थी, उसका समाधान अगले साल कैसे निकलेगा। और जैसे आपने कहा, अगर इलेक्शंस हैं, जैसे 9-10 इलेक्शन है इस साल, अगले साल जनरल इलेक्शन है, तो उसके लिए भी प्रावधान इस नए बजट में होगा। तो जैसे कि अंशुल ने कहा कि कई सारी समस्याएं हैं कि अर्थव्यवस्था की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है, और इन्फ्लेशन तेज़ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे इंपोर्ट बढ़े हुए हैं, रुपया गिरा है, वो हो सकता है और गिरे,
और वजह उसकी ये है कि ग्लोबल हेडविंड्स हमारे सामने हैं। इस साल ग्लोबल हेडविंड्स बहुत थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का रेट बहुत तेज था, और वो अभी लग रहा है कि वो ग्लोबल हेडविंड्स अभी चलती रहेंगी। वजह उसकी ये है कि यूक्रेन का युद्ध अभी थम नहीं रहा है, चाइना में अनिश्चितता बनी हुई है, एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, जिसके चलते हुए ट्रेड, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब हुआ है ग्लोबली। तो ये जो समस्याएं हैं, इसके चलते हुए जो हमारी समस्याएं कंटिन्यू करेंगी वो है, जैसे कहा अंशुल ने, असंगठित क्षेत्र पे बहुत बड़ा चोट लगी है, उसको हम कैसे उभारेंगे, कृषि में कैसे उभारेंगे, रोजगार कैसे देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार वहीं से आता है। मैं वापस आऊंगा प्रोफेसर कुमार आपके पास। विजय मेहता जी, देखिए, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, इस बार लोगों को लगता है कि जो भी बजट आएगा वो इलेक्शन ओरिएंटेड होगा। अब मैं ये देखता हूं कि पिछले 4 साल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी बजट प्रोपोजिशन आई थी, उनमें गरीबों को फ़ायदा हुआ। और आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नॉट ओनली दैट, आज अगर जितने भी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने जब बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किया है अमंग द इंडस्ट्री एट लार्ज, दे हैव फाउंड कि अभी बिजनेस कॉन्फिडेंस इट इज़ एट द हाईएस्ट। और ये चीज़ें, जितने भी इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, आज वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम वहाँ पर तीसरा, चौथा, 5वां स्थान ले रहे हैं। और जहाँ तक रुपए की बात है, रुपया बिल्कुल स्टेबल है। आज अगर हम दूसरी करेंसीज जो डॉलर के अगेंस्ट में डेप्रिशिएट हुई हैं, उनके मुकाबले देखा जाए तो रुपया इस समय मोस्ट स्टेबल कंडीशंस के अंदर है। इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है, उससे बेटर करने की उम्मीद ज़रूर है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट है, आम आदमी की जो धारणा है कि ये इलेक्शन ओरिएंटेड होगा, मुझे लगता है कि इट विल बी अ बैलेंस बजट। ठीक है, इसमें ग्रोथ की ओर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं होगी, वापस आऊंगा विजय जी। तो सफर कौन है? आम आदमी है जी, बिल्कुल। तो वो आम आदमी को तो एनकरेज करना ही पड़ेगा। राजेश शर्मा जी, देखिए, इस गवर्नमेंट का कुशल नेतृत्व, एक दूरदर्शिता और सटीक फैसले लेने के कारण जो आज तक बहुत गरीब और निम्न गरीब लोग जिन मौलिक चीजों से भी वंचित रहते थे, वो सारी मूल सुविधाएं इनको प्राप्त कराई गई है। घर दिया गया है, जल दिया गया है, गैस दिया गया है, राशन दिया गया है, स्वास्थ्य दिया गया है, सुरक्षा दी गई है, शिक्षा दी गई है, बैंक अकाउंट दिया गया है, टॉयलेट दिया गया है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसके ऊपर में इस गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है। दूसरी चीज है, 2023 में अगर हम IMF के आंकड़े को ले लें, अगर हम मॉर्गन स्टैनली को ले लें, अगर हम S&P ग्लोबल के आंकड़े को ले लें, तो भारत के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई है। एक विश्व स्तरीय मंदी आने के पूरे चांस हैं, जिस तरीके से उनके क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा। तो ये बेसिकली ऐसी एक मंदी के टाइम पे भारत पे रोशनी की किरण इसलिए है क्योंकि भारत सही और सुदृढ़ नेतृत्व के हाथों में है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद में रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जो भी ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करते हुए देश को अच्छे स्थिति पे लेके आए। डॉक्टर खान, डॉक्टर अमीरुल्लाह खान, आपका वक्तव्य। जी संकेत, शुक्रिया बहुत बहुत। इस बजट में जो 3-4 चीज़ें हम देखना चाहेंगे वो ये कि पहली चीज़ ये कि जो ग्लोबल मसला है, जो ग्लोबल रिसेशन की तैयारियां हो रही हैं दुनिया भर में, उसकी हम किस तरह से तैयारी करते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का जो खर्च है, गवर्नमेंट डेट जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 16-17 लाख करोड़ हो जाएगा अगले साल। उसको किस तरह मैनेज करते हैं, वो आगे बढ़ता है या धीमे होता है, वो एक विषय रहेगा जिसको हम देखना चाहेंगे। तीसरी चीज़ ये रहेगी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना चाहिए और जिस मेयार का आना चाहिए वो अभी नहीं आ रहा है। और तो ये जो हमारा FDI है 70-80 बिलियन डॉलर का, उसको दुगना कैसा करेंगे हम, उस पे हमारी नज़र रहेगी। खुसूसन इस वजह से कि जो पिछले दिनों कुछ हुआ और ये जो नई कंट्रोवर्सीज निकल के आई हैं अडानी की IPO और उसकी वो इन्वेस्टिगेशन की वजह से, तो उससे इंडिया इंक को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा और FDI कैसे आएगा, ये देखना। और आखिरी चीज़ जो हम देखना चाहेंगे वो ये कि जो रुपया इतना कमज़ोर हो रखा है 83 रुपीज़ टू $1, उसकी वजह से जो हमारी इम्पोर्ट बिल बढ़ रही है और बढ़ेगी, उसको किस तरह से गवर्नमेंट हैंडल करेगी। और जो एक बड़ा मसला आपने शुरू में ही कह दिया वो ये कि क्या लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस बार वो टैक्स बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक, थैंक यू।
जी बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तब ये चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। जो तमाम बातें कही गई हैं यहाँ पर, जो मुद्दे उठाए गए हैं, असंगठित क्षेत्र के बारे में जो बातें कही गई हैं, क्या उसका हवाला कहीं ना कहीं इस बजट में होगा? क्योंकि बात वहीं घूम करके आ जाती है। यहाँ विजय जी जरूर कह रहे हैं कि बैलेंस बजट होगा, इसका राजनीति से शायद कुछ लेना देना ना हो, लेकिन राजनीति एक अहम पहलू रहती है क्योंकि सरकार चुनाव में जा रही है, चुनाव मोड में जा रही है। 2023 में भी बहुत सारे चुनाव हैं, तो क्या बजट 2023 मिशन 2024 की ओर लेके जाएगा? मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। मुकाबला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और अभी आपने सुना, अंशुल जी भी कह रहे थे, प्रोफेसर कुमार भी कह रहे थे कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो ये बात सही है कि जितनी कटनी छटनी और अलग अलग जगहों में हो रही है, अलग अलग मुल्कों में हो रही है, कहाँ किसी के और करेंसी गिरती चली जा रही है। आप हमारे ही नेबरहुड में देख लीजिए कि कैसी अर्थव्यवस्था की स्थिति आई है, वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन क्या हम इसी में खुशी मना लें या हम इसको सुधारने के लिए कुछ करें, और क्या हम वो कदम वाकई उठा रहे हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हुआ है वो कहीं ना कहीं रोजगार पैदा किया है, उससे एक इकोनॉमी में बूम आया, ये कंफर्म है। दूसरा, आप ऐसा ही नहीं है कि कोई छोटे मोटी कंट्रीज में श्रीलंका या हम बांग्लादेश या पाकिस्तान की प्रॉब्लम देखिए, इनमें ही नहीं है। आप विश्व भर की हर कंट्री को देख लें, कोरोना के बाद में और ये सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन के बाद में और गैस वगैरह की सप्लाई के कमी के बाद में आज पूरे विश्व में एक बुरी हालत है। यूके में गया हुआ था, वहां बोलते हैं या तो खाना पका लो या घर को गर्म कर लो, इस तरीके से गैस की कमी है। लिमिटेड गैस दी जाती है जो यूके जैसी कंट्री में। इस माने एक मंदी से जूझ रहा ये विश्व है। इसके अंदर में भारत ने अपने प्रॉपर तरीके से एक्शंस लेते हुए, जब उसे जो चाहिए था, जहां से आयात करना था, जिस रेट में आयात करना था, वो एक रीढ़ की हड्डी को स्ट्रांग करते हुए, एक स्ट्रांग लीडरशिप दिखाते हुए आज G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारे पास में है, SCO की प्रेसिडेंटशिप हमारे पास आने वाली है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का एक्शंस इस गवर्नमेंट ने लिया, वो डेफिनेटली हम अगले 10 साल तक, ये डिकेड हमारा भारत का होगा और भारत विश्व में बहुत आगे। अंशुल अभिजीत, सरकार का ये मानना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे 2030 तक। ऐसा खुल के प्रचार नहीं किया जाता, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा होगा। यह भी कहा जाता है कि आप और जगह और मुल्क देख लीजिए और उससे तुलना आप अपने देश की कर लीजिए, तो आप जान जाएंगे कि कौन कितने पानी में है। ये सब बातें आपको क्यों अखरती हैं? नहीं, ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो कैसे बनेगा? निजी निवेश हो कहाँ रहा है? जो सरकार ने जितने भी फायदे दिए बड़े बड़े कारोबारियों को, उससे क्या नौकरियों का, रोजगार का सृजन हुआ कि नहीं हुआ? PLI स्कीम को ले लीजिए। अब मुख्य आर्थिक सलाहकार ने खुद कहा कि भाई PLI स्कीम तो है, लेकिन इससे नौकरियां उत्पन्न नहीं हुई। नौकरियां कहां है? आप ये कहते हैं कि कैपेक्स आपने बढ़ाया है, 7.5 लाख करोड़ हो गया है कैपेक्स, इस साल और बढ़ाएंगे, लेकिन उससे नौकरियां हुई कहां पर हैं? वो नौकरियां किधर किधर लोगों को लगाया गया? ये तो हम जानकारी हमें जानना चाहिए ना, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि रोजगार कैसे मिले। क्योंकि जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उनकी जेब में पैसे होते हैं, पैसे होते हैं तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ेगी तो लोग चीजें खरीदेंगे, खरीदेंगे तो उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे वापस आएगी। जो चक्का जमा हुआ है वो चलने लगेगा। लेकिन ये सब हो कहां रहा है? निजी निवेश किधर हो रहा है? ये बताइए आप। हम इसलिए ये चाहते हैं कि जो मनरेगा है, सबसे पहले तो आपने मनरेगा के बजट में कटौती की पिछले साल। हाँ, वो आपने 34% कटौती की, जबकि मांग बढ़ती रही। क्योंकि ये सवाल पूछा था सरकार से, उनका ये कहना था कि हमने कोरोना के समय में उसको बढ़ाया भी था, क्योंकि वो एक सहारा था गांव देहात में जो लोग माइग्रेट करके गए हैं, तो वो जो अनयूजुअल बढ़ा था उसको उन्होंने कम किया। अरे ऐसा मुझे तर्क दिया गया। नहीं, जितना उन्होंने बढ़ाया वो तो पेंडिंग ड्यूज भी थे। अगर आप असली आंकड़े, हकीकत के जो रियल आंकड़े हैं, ये भी शिकायत आ रही है कि ड्यूज नहीं दिए, और उसमें अगर ड्यूज कटा के अगर आप वो आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी मैंडेज, अगर आपके पास 10 करोड़ जॉब कार्ड्स हैं लोगों के पास, तो इस आवंटन के बाद
उनको सिर्फ 10 से 15 दिन की नौकरी मिल सकती है प्रतिदिन, 100 तो नहीं मिल सकती। मनरेगा आपकी एक बात हो गई, और नहीं, अर्बन मनरेगा भी लाइए। देखिए, रोजगार यहां पर है नहीं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहां पर आप रोजगार देने में बिल्कुल असफल रहे। जितनी भी आपकी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, जो भी हैं, सब विफल रही। तो आप सबसे पहले यह बताइए कि कौन सी ठोस योजना है जिससे रोजगार मिलेगा। अर्बन मनरेगा आप लाएंगे? आप ये हमने राजस्थान में किया, हमने एक वादा किया था, हमने किया, उसमें 800 करोड़ का आवंटन भी हुआ, 2.5 करोड़ जॉब कार्ड्स बट चुके हैं। तो आप ऐसा कुछ करेंगे? और असंगठित क्षेत्र में जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, जिसका विनाश हो चुका है, एक तो डिमोनेटाइजेशन के बाद और फिर महामारी के बाद, उसको उठाने के लिए, उसको सहायता देने के लिए आप कर क्या रहे हैं? आप ये तो मुझे बताएं। विजय जी, देखिए, आप एक रोजी पिक्चर देखते हैं, आपको ये लगता है कि ये बैलेंस होगा और अच्छा हो रहा है, उतना बुरा नहीं हो रहा है बाकी जगह, और ये एक मजबूत नींव है जिसपे एक अच्छी इमारत अर्थव्यवस्था की हमारे यहाँ बन सकती है। लेकिन ये जो सवाल उठाए हैं अभी अंशुल अभिजीत ने, इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे? असंगठित क्षेत्र, नौकरी, गांव देहात में नौकरी, और अर्बन मनरेगा। देखिए, मैं इस बात से शुरू करूंगा कि हर चीज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन अगर आप उसको राजनीतिक एंगल से ही हर चीज को इवेल्युएट करेंगे, बजट एक बिजनेस डॉक्यूमेंट भी है, और आज कोई भी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है, ये इनके चिल्लाने से नहीं होगा। ये होगा जो डेटा अवेलेबल है, और वो डेटा जो है वो इंडिया में भी अवेलेबल है, और ग्राउंड रियलिटी पे भी अवेलेबल है, और वर्ल्ड डेटा भी अवेलेबल है। आज जो अमेरिका, जो इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके अंदर जो महंगाई आई है वो इट इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 40 ईयर्स। उसके अलावा भी आप यूरोप में देख लीजिए, यूरोप में इस समय जिस तरीके के हालात हैं वो ये हैं कि यूरोप की भी कुछ कंट्रीज बैंकरप्ट हो सकती हैं। जैसा आपने खुद भी कहा कि अगर हम अपने पड़ोसी देशों को देख लें तो वहाँ पे जो हालात हैं उसके मुताबिक आप मुझे ये बात बताइए कि अगर हम अपने आप को एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर में जाएं, आज हमारी इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो ऑल टाइम हाई हैं। जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, ये चलो मैं तो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हूँ, अगर ये एम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट देगा कौन? एम्प्लॉयमेंट तो तभी आएगी जब इंडस्ट्री लगेगी। कोई ये तो नहीं है कि आप ये बात तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे विजय जी, कि अगर अर्बन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की रीढ़ की हड्डी एक देश में क्या होता है? एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, हम कृषि प्रधान देश हैं, एग्रीकल्चर पर थोड़ा सा हमारा फोकस ज्यादा होता है, उस सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। और दूसरी चीज एमएसएमई सेक्टर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी बन सकती है और एम्प्लॉयमेंट की रीढ़ की हड्डी बन सकती है। प्रोफेसर कुमार, क्या उसको जितना मिलना चाहिए था सरकार से सपोर्ट और समर्थन, उतना मिला है? देखिए, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए दो चीजें समझनी है। पहला कि एक संगठित क्षेत्र है जिसमें 6% लोग काम करते हैं, और एक असंगठित क्षेत्र है जिसमें 94% लोग काम करते हैं। ये जो असंगठित क्षेत्र है वही बड़ी बुरी तरह पिटा है। तो जो 94% लोग हैं उनकी नौकरी पे असर हुआ है। उसमें कृषि में 47% लोग काम करते हैं, और कृषि की आमदनी नहीं बढ़ रही है। इस साल गेहूं की फसल कम हो गई, पैडी की फसल कम हो गई। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र को रिफ्लेक्ट करता है। जो 6-7% का ग्रोथ रेट बताया जाता है वो असंगठित क्षेत्र को नहीं रिफ्लेक्ट करता। सर, सरकार का ये कहना कि हम असंगठित क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को मुख्यधारा में लाना चाहते हैं, हम उनको संगठित क्षेत्र में लाना चाहते हैं, पर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो सेक्टर है, जो 99% है हमारे एमएसएमई सेक्टर का, और जिसमें 97.5% रोजगार है एमएसएमई सेक्टर का, उसमें 1.7 प्रति व्यक्ति होता है प्रति यूनिट में। वो संगठित कभी नहीं होगा, वो फॉर्मल भी कभी नहीं होगा। हम तो सिर्फ नाम के लिए कह देते हैं ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हो गया, ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो फॉर्मल हो गया, पर उससे कोई उनका बदलता नहीं है। और फॉर्मल सेक्टर में भी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की संख्या बहुत ज्यादा है, उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, पर वो भी इनफॉर्मल ही रहता है। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि हमारा जो देश है, इतनी बड़ी जो असंगठित क्षेत्र में संख्या है वो और किसी देश में नहीं है। G20 के कोई और देश देख लीजिए। इसीलिए जब पैंडेमिक हुआ तो जितना पलायन हमारे वहां हुआ, लाखों करोड़ों लोग पलायन किए शहरों से गांव में, वो किसी और देश में नहीं दिखा। तो इसी वजह से हमारा बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, इसी वजह से हमारा ग्रोथ रेट गिर गया है।
और जो IMF और वर्ल्ड बैंक है वो कोई डेटा एजेंसी तो है नहीं, वो तो जो सरकार के आंकड़े हैं वही सरकार के आंकड़े पेश करते हैं, चाहे वो क्रेडिट स्विस हो, चाहे वो बाकी कोई भी हो। इससे पहले मैं कंप्लीट हाँ, कर वो अपनी बात कर लूं। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसी सपोर्ट कर रही है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 6-7% होगा, तो जो सरकार के डेटा में गलती है वही उनके डेटा में, क्योंकि वो अलग से तो डेटा इकट्ठा नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारी समस्याएं हैं वो तभी हल निकलेगा जब हम असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे, माइक्रो सेक्टर की तरफ देंगे। इनफॉर्मल सेक्टर वाली बात आप कई बार बोल चुके हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर अमीरुल्लाह खान, मैं आपके पास आना चाहता हूं और एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, इस बातचीत जो यहां पर हो रही है, इसमें निष्कर्ष ये निकला है कि आपको रोजगार बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, उनके जेब में पैसा आ जाए, उसके लिए आपको जाहिर सी बात है सरकार को कुछ कदम उठाना होगा। अब जैसे ही ये कदम उठेंगे तो फिर बात होगी रेवड़ी बनाम जन कल्याण, वो वाली डिबेट आएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप सबसे पहले, आपको क्या लगता है कि क्या जन कल्याण की जो स्कीमें होती हैं उसमें परिभाषित करना बहुत जरूरी है कि क्या जन कल्याण है और क्या रेवड़ी है? क्योंकि मैं देखता हूं इसको लेकर के कोई परिभाषा नहीं है, जिसका मन करे वो कुछ भी बोल सकता है। बहुत अच्छा सवाल किया संकेत आपने। इसका देखिए दो तरह से हम जवाब दे सकते हैं। एक तो ये कि बड़ी सिंपल सी लॉजिक जो हर आदमी को समझ में आ जाएगी कि जन कल्याण वो जो गरीबों के लिए हो, रेवड़ी वो जो अमीरों के लिए हो। इसमें तो शायद दो राय होंगी नहीं। तो अगर आप देखें कि हमारी सबसे ज़्यादा सब्सिडी और हमारी जो सबसे ज़्यादा रियायत हुई है वो पिछले दिनों में वो बहुत ज़्यादा अमीरों की तरफ रही। वो बैंक लोन्स की माफ़ी, कॉरपोरेट टैक्स का रिडक्शन, तो हमने वो रेवड़ी तो दी और उसको समझाया भी। उसकी कई जस्टिफिकेशन थे गवर्नमेंट के पास कि भाई हम जो है वो जॉब क्रिएटर्स को एंकरेज कर रहे हैं, ये लोग नौकरियां बनाएंगे, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे या अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सारे जस्टिफिकेशन थे। इस वजह से वो जो लाखों करोड़ रुपए गए अमीरों के लिए, वो जो प्योरली रेवड़ी थी वो तो हमने खर्च किए। आज जहाँ तक गरीबों की बात है, जिसको हम वाकई जन कल्याण कह सकते हैं, और कोई नहीं उसमें दो राय रहेंगी या कोई बहस करेगा कि जो गरीबों को मिलता है वो रेवड़ियाँ कैसे होंगी, क्योंकि जो गरीब है उस जो भूखा है उसको तो चावल गेहूं चाहिए, जो स्कूल नहीं जा पा रहा है उसको तो सब स्कॉलरशिप चाहिए। तो वहां पे ये हुआ, ये जो तशवीशनाक बात हुई है पिछले 5-6 साल के बजट्स में कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे जो आउटले रहा है सेंटर का, ये लगातार गिरता रहा है। तो वो बात हम सब लोगों को बड़ी अजीब लग रही है कि जहां तक कुछ सब्सिडीज हैं, जैसे मनरेगा में ऊपर गया नीचे आया, ICDS में नीचे गया फिर ऊपर आया, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन पे बार बार जितना भी हमारा आउटले है वो कम होता जा रहा है। और उसका कोई जस्टिफिकेशन इन दिनों कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि 2 साल हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत बुरे हाल में रहा। अब एजुकेशन सेक्टर बड़े बुरे हाल में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पास फीस नहीं है। तो ये जो मुद्दा है ना, ये बड़ा अहम मुद्दा है। इसमें हमको समझना चाहिए कि बड़ी सिंपल सी मैं बात रखना चाह रहा हूँ कि रेवड़ी वो जो बेटर ऑफ को जाए, लोक कल्याण वो जो गरीबों को। बिल्कुल बिल्कुल। और राजेश जी, मैं आपके पास यहाँ आना चाहता हूँ क्योंकि एक इतनी जबरदस्त बात ये हेल्थ और एजुकेशन पर बजट की है अभी डॉक्टर खान ने। देखिए, अभी असर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें वो एक सर्वे करते हैं कि कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। गुड न्यूज ये थी, जो सुन के आप बहुत प्रफुल्लित हो उठेंगे, कि ज्यादा बच्चे दाखिला ले रहे हैं। बैड न्यूज ये है कि उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी 10 साल पीछे चली गई है। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जाती है कि आप हेल्थ और एजुकेशन पर, खासतौर से एजुकेशन पर बजट बढ़ाएंगे। कोविड की वजह से हेल्थ पर भी बजट बढ़ाएंगे, लेकिन ये बजट कम हो रहे हैं। देखिए, ये अलॉटमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। कई देश हैं जहां पर 6% होता है आपकी जीडीपी का हेल्थ और एजुकेशन के लिए, और हमारे यहाँ कितना परसेंटेज है, मेरे ख्याल से आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानेंगे। 4% से कम है, 4 से भी कम। देशों में 10% से ज्यादा है जी। आयुष्मान भारत से शायद कुछ नहीं होगा, ऐसा ही मिस्टर खान और मिस्टर अरुण पहले भी बोलते आए, पर इसी आयुष्मान भारत ने आज गरीबों को एक अलग तरीके से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिला है जब भी वो बजट आवंटन की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आयुष्मान भारत का भी पैसा इसी बजट से आता है। देखिए, बजट क्या होता है, आप कहीं ना कहीं से पैसे लोगे और कहीं दोगे। तो आप कहते हो कि टैक्स कम कर दो, लो मत,
और उसके बाद में माने दोनों तरीके से नहीं हो सकता, आपको लेना और देना दोनों ही पड़ेगा और उसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये गरीबों की गवर्नमेंट रही है। हर कोई कहता है कोई इतनी बड़ी स्कीम नहीं चला सकता कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन सालों साल दे दे। इनके तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, नंबर 1। नंबर 2 बातें करता हूं मैं कि अगर आप इतने 50 करोड़ आदमियों को हेल्थ की स्कीम के अंदर में आप डाल दो, ऐसा सोच ही नहीं सकते थे। ये सारी बड़ी बड़ी चीजें थी। जब जीएसटी आई, जब डीबीटी आई, जब लोकल फॉर वोकल की बात करी, जब लोकल टू बाहर ले जाने की बात करी, तो ऐसी जितनी बातें करी तो लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा बहुत हंसी उड़ाई है। सारे ऐसे प्रोपेगेंडा प्रत्याचार कहूंगा जो ऐसे लोग हैं। बजट आवंटन की बात हो रही थी, वो आप ठीक है, आप अपने जो उपलब्धियां हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए आईआईटियां हमने बढ़ा दी, आईआईएम हमने बढ़ा दी, एम्स हमने बढ़ा दी। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। इनके यहां 10% से कम जो इंडिया में मोबाइल यूज होते थे वो भारत में बनते थे, अब 10% बाहर से आते हैं। आप देख लो किस तरीके का डिफरेंस। रोजगार नहीं मिलता, वो फ्री में हो रही है। प्रधानमंत्री, अरे अच्छा जवाब ले ले। मुझे पता है 55,000 किलोमीटर जो रोड बनी है पिछले 8 सालों में, कितना रोजगार मिला? आप कितना रोजगार देने में सफल रहे? आप आंकड़े लेके सामने तो आइए। रोजगार के सड़कें बन रही है। नहीं, यही तो हम समस्या है। नहीं, आप बताइए तो, बताइए। झूठ बोल रहे हैं। बोल रहा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप आंकड़े लेके तो सामने आइए, कितना रोजगार आपने दिया, और अगर रोजगार दिया तो ये बेरोजगारी दर इतना ऊंचा क्यों है, ये बताइए तो आप। और इसी मनरेगा को तो प्रधानमंत्री ने संसद के पटल में तो मजाक उड़ाया था कि ये तो क्या है, इसको बार बार ये क्या करते हैं। और यही जो गरीब आदमी है, जो इंसानों के कतार में सबसे जो पीछे आता है, यही उनके काम आया जब ऐसे संकट का वक्त आया। और उसी मनरेगा का जो आप आवंटन है उसको काट रहे हैं, 73,000 करोड़ है उसको और कम कर दे रहे हैं आप। और आपको तो 3 लाख करोड़ करना चाहिए था, तभी तो सबको भरपूर तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको कहना है कि भाई खाना दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो आप कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। वो हमारी ड्यूटी है, आपने नहीं किया। 80 साल 60 साल हम कर रहे हैं, हमने आपने नहीं किया, हम कर रहे हैं। हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 8% से ज्यादा था, और लुढ़क के वो कहां पर हो गया, वो तो गोते में गया, वो तो -7। 2014 का आंकड़ा देख के आप देखिए, बताइए। अच्छा एक सेकंड, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा। प्रोफेसर कुमार और विजय जी, देखिए अभी ये जो बात हो रही है उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। बजट क्या होता है? बजट होता है कि मेरी इतनी आमदनी घर की तरह की, मतलब मेरी अगर आमदनी 2,000 रुपए में, मैं 5,000 नहीं खर्च कर सकता, तो ये उसका हिसाब किताब है, लेखा जोखा। ऐसे में जब बजट आवंटन की बात होती है तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन को बजट बढ़ क्यों नहीं रहा है उस तरीके से जैसे कि होना चाहिए? देखिए, मैं और इसी बात जरूरतें ऐसी कहां हैं और जो बड़ी इसी बात पे आना चाह रहा था कि हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो, मतलब कितना हम टैक्स उठा रहे हैं अपने जीडीपी से, वो 16% के करीब था, 17% अब है। उसमें कोई बढ़त नहीं हुई है ना। और उसमें 11% आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स से, जो कि रिग्रेसिव होता है, जिसका भार हर आदमी पे पड़ता है। और 6% आ रहा है डायरेक्ट टैक्स से, जो कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 मिलियन 1.5 करोड़ लोग ही वो पे कर रहे हैं, है ना, जो अमीर लोग हैं ना। नहीं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स दोनों मिला के वो 6% डायरेक्ट टैक्स है। तो यानी कि वो हम बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि हम अगर वो बढ़ा लेते तो हमारे पास बहुत रिसोर्स आता। हम कंसेशन दे दिया, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कट किया तो 1.6 लाख करोड़ वो कट हो गया, तो उससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, है ना। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि हम टैक्स बढ़ा नहीं रहे, रिसोर्स बढ़ा नहीं रहे, तो खर्चा कहाँ करें? उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देंगे तो उस पर ज्यादा खर्च करेंगे। अगर हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम पीएलआई पे खर्च करें, जो सिर्फ संघर्ष क्षेत्र में है, जहां पे कि रोजगार पैदा नहीं होता, संघर्ष क्षेत्र में तो जॉबलेस ग्रोथ होती है, उसमें इतना ऑटोमेशन है, इतना मैकेनाइजेशन है, तो इसलिए वहां पे जॉब क्रिएशन नहीं होगा। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, पहले आप देखते थे सड़क बनती हुई तो 100 सैकड़ों लोग काम करते थे, अब बड़े बड़े बुलडोजर, ट्रैक्टर्स वगैरह के शायद 10 लोग काम करते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में भी रोजगार नहीं पैदा होगा। रोजगार पैदा करना है तो माइक्रो सेक्टर में जाना पड़ेगा, कृषि में जाना पड़ेगा। और एमएसएमई के जितने जब कंसेशन है वो सारे मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री को जाते हैं, माइक्रो को नहीं जाते। माइक्रो को अलग करना पड़ेगा, माइक्रो के लिए खास हमें पेशकश करनी पड़ेगी कि वहां पे कैसे रोजगार पैदा हो। आप कैसे जवाब देंगे इस बात का? मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो मिस्टर कुमार बोल रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा मिसमैच है इन टर्म्स ऑफ डेटा। आज सिर्फ यहां पर टैक्स देने वालों की परसेंटेज 6% है, 94% आदमी तो टैक्स ही नहीं देता। और जो आप कह रहे हैं कि कृषि की आमदनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो कृषि पे तो टैक्स है ही नहीं।
आपके पास डेटा कहाँ है कि कृषि वाले की आमदनी बढ़ी या नहीं बढ़ी? अगर मैं इनकी बात मान लूं कि आमदनी नहीं बढ़ी, तो मुझे आप बताइए कि आज इंडिया में ऑटोमोबाइल सेल हैज बीन एट नंबर 3 इन द वर्ल्ड. वी हैव बीटन जापान. नंबर 1 इज चाइना, नंबर 2 इज अमेरिका, नंबर 3 इज इंडिया. दिस सर मर्सिडीज सेल, जो बड़े बड़े लोग अरे हैं वो आप मेरी पैसा बात कमा तो सुन रहे हैं। लीजिए. सिर्फ मर्सिडीज Mercedes को तो नहीं है छोड़ उसमें. दीजिए, Mercedes वो बहुत कम तबके है. को तो 1% वाला तो कहीं से भी कुछ खरीद लेगा. नहीं, बड़े-बड़े लोग तो मैं बहुत आम पैसा आदमी कमा की रहे बात हैं। कर रहा हूं कि आज जितने भी लो प्राइस कार्स हैं या जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, उनकी मैक्सिमम सेल टायर 2, टायर 3 और सिटीज और विलेज के अंदर हुई है. उसका एक कारण यह भी बताया जाता था कि कोरोना में जब ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, सामाजिक दूरी की बात हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, तो लोगों ने फिर खरीदा डर के मारे. उसका एक और कारण है कि अब हाईवेज इतने बढ़िया बन गए हैं कि वो लोगों के पास में बैलगाड़ी चलाने की कोई रीजन ही नहीं है. नहीं तो आज जो दिल्ली से बॉम्बे की दूरी जो कुछ महीने बाद पब्लिक में अनाउंस होगी, वो 12 घंटे में आप दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाएंगे. एंट्री नहीं, लेवल लेकिन- टू व्हीलर की नहीं, बात नहीं, मेरी करते हैं पूरी ना, बात सुन एंट्री लीजिए. लेवल अरे टू मेरी- व्हीलर, एंट्री मेरी लेवल बात तो टू सुन व्हीलर लीजिए. कितने बड़े हैं. अभी आज होंडा आप सीईओ देखिए, के वहां पर white बयान goods का आया है सेल कि हम बढ़ा. 10 साल हाँ. पीछे हो चुके हैं. हाँ. एंट्री लेवल टू व्हीलर बताता है कि ग्रामीण वक्त क्षेत्र कितना वक्त संकट बहुत में कम है. सिर्फ सबसे 2 बड़ी मिनट बात और. यह है, मोबाइल फोन की सेल बढ़ी है. आज हमारे यहाँ टीवी हाँ, में हाँ, जल्दी से. मेरे डेटा के बारे में आपने जिक्र किया. देखिए, कृषि की जो हमारी इनकम कितनी है वो हम जीडीपी में एस्टिमेट करते हैं. तो ये नहीं कि हमारे पास ये पता नहीं कि कृषि में कितनी आमदनी है. अरे और ये कृषि वाले के पास पैसा ये नहीं है तो मोबाइल क्यों खरीद रहा है पूरे घर के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. ट्रैक्टर क्यों खरीद रहा है? गाड़ी क्यों खरीद रहा है? आपने कहा कि हमें पता नहीं उसके कृषि में यहाँ पे कितनी आय खर्चे है. के लिए पैसे वो कहाँ से आ रहे हैं? बात सही नहीं है. दूसरी बात, 7 करोड़ लोग आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें से कि 4 करोड़ नील रिटर्न फाइल करते हैं क्योंकि उनकी आमदनी 5.5 लाख रुपए से कम है. इंडिया के अंदर अच्छा, जो एक एक सुन तो पैरेलल लीजिए. इकोनॉमी चल रही है, अरे सुन अगर तो आप लीजिए, उसके आप- आंकड़े भी ले लेंगे चलिए, तो इंडिया के अंदर वक्त खत्म हो गया. डिमांड है ये वहां से आ रही है. प्रधानमंत्री ने खुद कहा तो कि वो 1.5 मिलियन इफेक्टिव आज टैक्स पेयर एमएसएमई हैं. में भी है. आज बिल्कुल बिल्कुल. लास्ट 10 सेकंड देखिए, समय खत्म. असंगठित क्षेत्र की बातें कर रहे हैं अरुण जी, खान साहब और अंशुल भाई. मुद्रा लोन सबसे ज्यादा हम लोगों ने बांटा, जिससे कि असंगठित क्षेत्र यूपीआई यूज कर रहा है. और आज भारत के अंदर में 19.65 बिलियन ट्रांजैक्शन एक क्वार्टर में होता है, जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं होता, जिसका टोटल अमाउंट 32.5 लाख करोड़ है. ये भारत के अंदर में अगर आप पान ठेले पे अगर चाय या कॉफी भी पीते हो तो यूपीआई से पेमेंट करते हो. ये इस गवर्नमेंट ने किया है. हर कोई ने अकाउंट खुलवाया, ये इस गवर्नमेंट ने किया जनधन अकाउंट से. तो ये जो एक रिफॉर्म भारत के अंदर में आया, चाहे वो कोई भी एरिया ले ले आप. PSU वक्त एकदम बैंक का खत्म हो मर्जर गया है हो, जी. या वक्त एकदम खत्म हो गया है. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. देखिए, ऐसा है, उम्मीदें बहुत हैं. मिडिल क्लास की भी उम्मीदें हैं, कृषि उद्योग की उम्मीदें, इंडस्ट्री की उम्मीदें, ये सारी चीजें तो लोग उम्मीद रखते ही हैं. उम्मीद पे दुनिया कायम है. लेकिन वो उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरेगी, ये देखना होगा जब ये आखिरी बजट पेश होगा, जिसके बाद चुनाव होंगे. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. मुकाबला जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ. जितने भी इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, आज वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम वहाँ पर तीसरा, चौथा, 5वां स्थान ले रहे हैं. और जहाँ तक रुपए की बात है, रुपया बिल्कुल स्टेबल है. आज अगर हम दूसरी करेंसीज जो डॉलर के अगेंस्ट में डेप्रिशिएट हुई हैं, उनके मुकाबले देखा जाए तो रुपया इस समय मोस्ट स्टेबल कंडीशंस के अंदर है. इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है, उससे बेटर करने की उम्मीद जरूर है. और मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट है, आम आदमी की जो धारणा है कि ये इलेक्शन ओरिएंटेड होगा, मुझे लगता है कि इट विल बी अ बैलेंस बजट. ठीक है. इसमें ग्रोथ की ओर ध्यान दिया जाएगा. क्योंकि मैं अगर वापस- ग्रोथ नहीं मैं वापस होगी, आऊंगा विजय जी. तो जी, एक सफरर मिनट- कौन है? आम आदमी है. जी, बिल्कुल. तो वो आम आदमी को तो एनकरेज करना ही पड़ेगा. नौकरियां कहां है? आप ये कहते हैं कि कैपेक्स आपने बढ़ाया है, 7.5 लाख करोड़ हो गया है कैपेक्स, इस साल और बढ़ाएंगे, लेकिन उससे नौकरियां हुई कहां पर हैं? वो नौकरियां
किधर किधर लोगों को लगाया गया, ये तो हम जानकारी हमें जानना चाहिए ना। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि रोजगार कैसे मिले, क्योंकि जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उनकी जेब में पैसे होते हैं, पैसे होते हैं तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ेगी तो लोग चीजें खरीदेंगे, खरीदेंगे तो उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे वापस आएगी, जो चक्का जमा हुआ है वो चलने लगेगा। लेकिन ये सब हो कहां रहा है, निजी निवेश किधर हो रहा है, ये बताइए आप।